किशनगंज नाम का एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। भोला एक ईमानदार और मेहनती इंसान था जो अपने उसूलों पर अडिग रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हाँ, सरिता बहुत तेज प्यास लगी है। जरा एक लोटा पानी देना। लेकिन पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मटके में एक बूंद भी नहीं बची। सुबह जो भरा था सब काम में लग गया। अरे फिर अब क्या करें? इतनी गर्मी में बिना पानी के तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं अभी कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, फिर मुझे काम पर भी जाना है। सरिता मटका लेकर कुएं की ओर पानी लेने चली जाती है। वह जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है, वहां पर गांव की कुछ और औरतें खड़ी होती है। सरिता अपना मटका पानी के लिए रख देती है। अरे तूने अपना मटका यहाँ क्यों रखा है? दिखता नहीं पहले हम पानी भरेंगे। बहन, मैंने तो बस अपना मटका रखा है और मुझे सिर्फ एक मटका पानी चाहिए। अरे एक मटका चाहिए या दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम पानी भरेंगे। हम बड़े घर की औरतें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, समझी? लेकिन बहन, मैं भी तो सुबह से घर का काम करके आई हूँ। बस थोड़ी ही देर में अपनी बारी आने वाली थी। हा हा हा, ओहो, अब तुम जैसी गरीब औरतें भी हमारे बराबर खड़ी होंगी। पहले हमें पानी लेने दो, फिर तुम देख लेना। इतना सुनकर सरिता को गुस्सा आता है और वह खाली हाथ मटका लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ सरिता, तुम पानी लेकर नहीं आई? नहीं जी, कुएं से पानी नहीं भर पाई। क्यों, इतनी देर हो गई फिर भी पानी नहीं भर पाई? बोला जी, वहां बड़े घर की औरतें पहले से खड़ी थी। मैंने अपना मटका लाइन में रख दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई उन्होंने मुझे धक्के मारकर पीछे कर दिया। कहने लगी कि हम गरीब औरतों की वहां कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्या पानी पर सिर्फ उनका हक है? हम मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, फिर भी हमें इंसान नहीं समझते। ये बड़े लोग हमेशा हम गरीबों को ही सताते आए हैं, जैसे गांव सिर्फ उन्हीं का है। चलो कोई बात नहीं, मैं बिना पानी के भी रह लूंगा। हाँ, और सरिता, तुम चिंता मत करना, हमारे दिन भी जल्दी ही बदलेंगे। अरे भाई हरीश, मुझे अपना खेत किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को जोतने के लिए देना है, लेकिन आजकल सच्चे और मेहनती लोग मिलते ही कहाँ हैं। कोई ऐसा इंसान है हमारे गांव में जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? अरे सेठ जी, हमारे गांव में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल सिर्फ एक ही इंसान है। कौन कौन है वह आदमी? भोला। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसकी मेहनत का तो पूरा गांव गवाह है। अच्छा, लेकिन क्या वह इतना भरोसेमंद है कि मैं अपना खेत उसे दे दूं? सेठ जी, अगर इस गांव में कोई सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान है तो वह भोला ही है। वह दिन रात खेत में पसीना बहाता है, अपने काम को पूजा समझता है। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा और सबसे बड़ी बात, वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। तभी वहां पर भोला आ जाता है। अरे बोला, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं अभी अभी तेरी ही तारीफ सुन रहा था। मेरी तारीफ? क्या बात है सेठ जी। हाँ बेटा, गांव में सभी तेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे, और सच कहूं तो मुझे भी एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बताइए क्या काम है? मेरी एक जमीन पड़ी है गांव के पास, लेकिन उस पर कोई खेती करने वाला नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू उस पर खेती करे। अरे सेठ जी, क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही तो काम है, खेत जोतना, मेहनत करना, अन्न उगाना। लेकिन भोला, एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं तुझे सिर्फ 1/4 हिस्सा दूंगा, बाकी फसल मेरी होगी। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेहनत तो मेरी आदत है, और अगर ईमानदारी से काम करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद करेगा।
ठीक है भोला, तो तू कल से ही मेरे खेत में काम शुरू कर दे और जिस चीज की जरूरत हो घर पर आकर ले जाना। अगली सुबह ही भोला हरे भरे खेतों में जहां दूर तक लहलहाती फसलें नजर आती हैं, वहां सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में जुट जाता है। उसने ठान लिया था कि वह अपने पसीने की हर बूंद को मिट्टी में मिला देगा, ताकि उसकी मेहनत रंग लाए और फसल बेहतरीन हो। हर दिन वह खेतों की जुताई करता, पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनकी देखभाल करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत दिखने लगती है और खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते, तो जिसे देख भोला और सरिता बहुत खुश होते हैं। भोला जी, आपकी मेहनत तो अब दिखने लगी है। देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे निकल आए हैं। हाँ सरिता, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे सेठ हमें कितनी फसल देंगे? उन्होंने तो बोला है कि 1/4 हिस्सा हमें देंगे। अब देखो, सब ऊपर वाले की मर्जी है। चलो घर चलते हैं, बाकी का काम कल करूंगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले ही दिन आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में भोला को लगता है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। भोला, अब क्या होगा? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, हर दिन खेत में पसीना बहाया, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तो सेठ जी हमें उधार भी नहीं देंगे। पहले ही उनके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से यह नई मुसीबत। हाँ सरिता, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है। किसी की फसल खड़ी थी, किसी की कटकर तैयार थी, लेकिन इस बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लेकिन भोला, हमारे पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं है। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को आया है। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। उनकी मासूम आंखों में देखो, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गीता, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो ना जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। सेठ जी के पास जाना ही होगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। भगवान करे सेठ जी को हमारी हालत पर दया आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसा मत बोलो सरिता, सेठ जी अच्छे इंसान हैं और हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। और देखो, बारिश भी रुक गई है। मैं अभी आता हूं। भोला बिना देरी किए सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ घर से बाहर निकलकर आता है। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आपने जो खेत जोतने के लिए दिया था, उसमें मैंने दिन रात करके बहुत अच्छी फसल उगाई थी। आपने तो देखा ही था, लेकिन वो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खाने को घर में एक दाना नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे भोला, ये तू क्या बोल रहा है? एक तो तूने मेरा खेत बर्बाद कर दिया और ऊपर से मैं तुझे फिर पैसे दूं। मैंने तुझे अपना खेत उधार दिया था ताकि अच्छी फसल हो और मुझे मुनाफा मिले, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं तुझे और पैसे क्यों दूं? तू क्या सोचता है कि मैं कोई खैराती संस्था चला रहा हूं? कुछ नहीं मिलेगा, चला जा यहां से। सेठ जी, मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव वालों का नुकसान कर दिया है। यह कुदरत का कहर था,
कोई इसे रोक नहीं सकता था। अगर आप अभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? पहले ही तेरा पिछला कर्ज बाकी है, अब तू फिर से मांगने आ गया। ये बारिश कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। और अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता, समझा? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और तूने अगर ज्यादा बकवास की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। जा, यहां से निकल। इतना बोलकर सेठ घर के अंदर चला जाता है और भोला वहीं निराश खड़ा रहता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी हुई बेकार सब्जी पर पड़ती है। वह थोड़ी देर उस सब्जी को देखता रहता है और फिर उसे लेकर घर चला जाता है। भोला, ये सब्जी कहाँ से लाए? ये तो ठीक से देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं, सेठ जी ने कहा था कि यह बस 2-3 दिन पुरानी है। ठीक से पकाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी होगी तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब्जियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं, कुछ तो सड़ भी रही है। भोला, सच्ची बताओ, ये सब्जी हमें दान में दी गई है या सेठ जी ने बची कुची चीजें थमा दी हैं? देखो सरिता, हमारे हालात तो तुम जानती हो। अगर ताजी सब्जी खरीद सकता तो जरूर लाता, लेकिन अभी जो मिला वही ले आया। सरिता भोला की बात पर भरोसा कर वह सब्जी बना लेती है और सभी मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी थम जाती है। भोला जी, 3-4 दिन हो गए और आपको कोई काम नहीं मिला। देखो, अब तो बारिश भी थम चुकी है और मौसम भी खुल गया है। मैं सोच रही हूँ कि हमें फिर से एक जमीन लेनी चाहिए। हम फिर से उस जमीन को अपने खून पसीने से सींचोगे। मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। सुनीता, तुम तो जानती हो पिछली बार जब मैंने सेठ जी की जमीन ली थी तब कैसी अनहोनी हो गई थी। बिना मौसम की बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। फसल तबाह हो गई और हम फिर से जीने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकता। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। भोला देने वाला तो ऊपर वाला है। वह हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। जब तक हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, तब तक कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बातें सही है सुनीता, लेकिन डर अभी भी दिल से निकला नहीं है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह गए। भोला जी, यह दुनिया उम्मीद पर टिकी है। जिसने कोशिश करनी बंद कर दी, उसका जीवन भी ठहर जाता है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ। इस बार हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर मुश्किलें आएंगी भी तो मिलकर सामना करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुनीता। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो नई शुरुआत करते हैं। भोला सेठ के पास जमीन की बात करने के लिए जाता है और रास्ते में ही सेठ मिल जाते हैं। सेठ जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, बोलो क्या बात है? सेठ जी, मुझे एक बार फिर से आपकी जमीन चाहिए। मैं उस पर मेहनत करना चाहता हूं। इस बार मैं उसे सच में हरी भरी कर दूंगा। अरे भोला, तुझे पिछली बार भी मैंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन तू कुछ कर पाता उससे पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अब तू फिर से मांगने आ गया। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूं कि पिछली बार मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं? ये मौसम ठीक नहीं है। फिर से बेमौसम की बारिश हो रही है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी सारी मेहनत फिर से बेकार चली जाएगी। फालतू में तू वक्त भी गवाएगा और श्रम भी। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हालातों से डरता नहीं है। अगर किसान हर मुसीबत से डरता तो खेत कभी लहलहाते नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस बार मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। आप बस एक मौका दीजिए। भोला, अब मैं वो जमीन तुझे खेती के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वो जमीन मैंने इस सेठ को बेच दी है। ये पास के गांव के सरपंच है।
और इन्होंने हमारे गांव की बहुत सारी जमीन ले ली है। इसलिए तू अपना समय बर्बाद मत कर। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन भोला, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने जो इस सेठ से जमीन खरीदी है वो मैं तुम्हें खेती के लिए देता हूं। मुझे भरोसा है कि तुम उस जमीन पर अच्छी फसल उगाओगे। भोला को उस सरपंच की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो कुछ देर के लिए मौन हो जाता है। क्या हुआ भोला? क्या तुम मेरे खेत में काम नहीं करना चाहते? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि भगवान किसी न किसी रूप में हम जैसे गरीब की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। और सेठ जी, आपका यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना खून पसीना एक करके उस खेत में काम करूंगा। आप बस देखते जाइए। भोला जमीन पाकर बहुत खुशी खुशी घर लौटता है और दूसरी तरफ अरे सुनीता, मैंने सुना कि तुझे उस दिन की बात बहुत बुरी लगी, जब मैंने कहा था कि पहले हम कुएं से पानी भरेंगे, फिर तुम जैसे लोग। नहीं रानी बहन, बस थोड़ी सी बुरी लगी थी। लेकिन किसी को नीचा दिखाना सही नहीं होता। आखिर सब इंसान बराबर होते हैं। बराबर? तुम जैसे गरीब लोग भी अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे। हमारी हैसियत और तुम्हारी औकात में बहुत फर्क है। रानी बहन, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं। ऊपर वाले को गिराते हुए देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर हैं, वे कल नीचे भी आ सकते हैं। गिरेंगे, और हमारे पास अपना खेत है। हमारी फसल हर बार लहलहाती है। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, न तुझ जैसे गरीबों की, न ऊपर वाले की। हमारी तकदीर हमसे कोई नहीं छीन सकता। इतना सुनकर सुनीता अपने घर आ जाती है। तभी भोला भी घर आ जाता है। अरे सुनीता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। सेठ जी ने हमें अपनी जमीन दे दी है। अब हम अपने खेतों में मेहनत करके उसे लहलहा सकते हैं। मैं कल से ही जुताई शुरू कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भोला जी, लेकिन हमें इस बार पहले से ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा। और उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। हाँ सुनीता, बताओ ना। भोला, तुम उस जमीन पर एक कुआं खोद लो। जब बारिश होगी तो कुएं में पानी भर जाएगा और हमें हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। हमें किसी और के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनीता, कुआं खोदने में बहुत समय लग जाएगा और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो उसमें पानी कहां से आएगा? तब तक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो भोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कुआं होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा। खेतों में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम सूखे और बाढ़ दोनों से बच सकते हैं। हमें दूर के कुएं से पानी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सुनीता, मैं कल से ही काम शुरू करता हूं। मैं कुआं खोदूंगा और इस जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह होते ही भोला जमीन पर सबसे पहले कुआं खोदने में लग जाता है। 2 दिनों की मेहनत के बाद भोला कुआं तैयार कर लेता है और तब से ही वह पूरे मन से अपनी खेती में जुट गया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रानी के पति सोहन ने भी इस बार अपनी खेती में काफी मेहनत की थी। उसकी भी फसल अच्छी हो रही थी। लेकिन समय ने फिर से खुद को दोहराया और अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और एक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। लेकिन इस बार लोग डरे हुए थे और जिस बात का डर था वही हुआ। जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। भोला के खेतों में भी पानी आया, लेकिन उसका पहले से खोदा हुआ कुआं उसकी मेहनत को बचा रहा था। खेतों का सारा पानी कुएं में समा रहा था
दूसरी ओर सोहन के खेतों में पानी रुक गया। उसका कोई निकास नहीं था। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। फसलें गिरने लगी और सारी फसल बर्बाद हो गई। रानी, अब हमारे पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी सारी कमाई, सारी मेहनत इस फसल में लगा दी थी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता नहीं हमारे कौन से बोल ऊपर वाले को बुरे लग गए। मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सुनीता को बहुत सुनाया था। उसे ताने मारे थे कि वह गरीब है और हम अमीर हैं। मैंने घमंड में कहा था कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। पर देखो, आज हमारा सब कुछ चला गया। शायद ऊपर वाले को यही बात बुरी लग गई और उसने हमारी फसल तबाह कर दी। रानी, यह तुमने अच्छा नहीं किया था। कोई गरीब होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। भगवान सबको बराबर देखते हैं, लेकिन घमंड करने वालों को वह जल्दी सबक सिखा देते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया सोहन। मैंने सुनीता को बहुत तकलीफ दी, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया और देखो ऊपर वाले ने कैसी सजा दी। सुनीता के पति भोला की फसल बच गई क्योंकि उसने पहले ही सोचा था, और हम तो अपनी अकड़ में ही जी रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रानी। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर सुनीता से माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा दिल तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। रानी और सोहन दोनों भोला के घर जाते हैं, सुनीता और भोला से माफी मांगने के लिए। सुनीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हें गरीब कहा, तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन अब ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। उसने हमारी सारी फसल खराब कर दी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने तक के पैसे नहीं है। रानी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी को ताने मत मारो। ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खेत है, अनाज है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब शायद तुम्हें लगा होगा कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन देखो, सब एक पल में छीन गए और अब तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। हाँ सुनीता बहन, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। घमंड करने वालों का घमंड भगवान एक झटके में तोड़ देता है। मैं बहुत पछता रही हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो रानी बहन, अगर तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत हो या पैसों की दिक्कत हो तो तुम बेझिझक हमारे घर आ सकती हो। मेरा दिल छोटा नहीं है। मैंने गरीबी सही है, पर मेरा दिल अमीर है। मैं जानती हूँ कि जब भूख लगती है तो अमीरी गरीबी सब भूल जाती है। सुनीता बहन, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अब मैं कभी भी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगी। सेठ भी भोला की मेहनत और चतुराई देख बहुत खुश होता है और भोला को आधी जमीन दे देता है। और इस तरह भोला अपनी मेहनत से अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देता है। दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था और सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि हवा में मानो बर्फ घुल गई हो। ऐसी ठंड कि हवा भी मानो चाकू की तरह चुभ रही हो। गांव के सभी लोग ठंड से परेशान हो चुके थे। वहीं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनील नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बीमार माँ खाट पर पड़ी कांप रही थी, कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। सांस भारी, आंखें धुंधली और चेहरा झरझर। लेकिन बेटे का नाम पुकारने की ताकत अभी भी बाकी थी। सुनील, ओ बेटा, जरा पास आ जा। बहुत ठंड लग रही है, सीना जल रहा है बेटा।
सुनील माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। हाँ माँ, अभी लकड़ियां जलाता हूँ। मैं तो लकड़ियां लाने ही जंगल गया था। सुनील तुरंत लकड़ियां लाकर माँ के पास आग जला देता है। माँ, अब ठंड से थोड़ी राहत मिली? हाँ बेटा, अब शरीर में थोड़ी गर्माहट लग रही है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? माँ, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के लिए एक मोटा कंबल भी नहीं ला सकता? बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तू मेरे पास बैठ। नहीं माँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी किसी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन तू चिंता मत कर माँ। मैं कल ही जमींदार जी से कुछ उधार मांगकर तुम्हारे लिए एक कंबल ले आऊंगा। माँ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैंने खाना बना के रख दिया है, तू समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। मैं जानती हूँ कि इतनी ठंड में तेरी छाती में कितनी झंझनाहट होती होगी। ऊपर से मैं तुझ पर बोझ बनकर बैठी हूँ। पता नहीं ये ईश्वर कब तक तेरी परीक्षा लेगा। माँ, तू ऐसा क्यों बोलती है भला? तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? आइंदा से ऐसा कभी मत बोलना। अब मैं चलता हूँ, देर होगी तो जमींदार गुस्सा होगा। ठीक है बेटा। सुनील अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। सुनील पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर उसे रोक रही हो, पर पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी, लेकिन काम पर तो जाना ही होगा। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? माँ को बीमार देखता हूँ तो हिम्मत टूट जाती है। सुनील यह सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे सुनील बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है, तू अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। हाँ बेटा, ये तो सच कहा तूने। सुनील गांव के ही जमींदार के पास मजदूरी कर अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। सुनील ठंड से कांपते हुए जमींदार के बड़े गेट से अंदर घुसता है। जमींदार दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे सुनील, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? माँ, मालिक, वो ठंड बहुत है और माँ भी बीमार है, इसलिए देर हो गई। ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? ये रोज रोज देर से आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा। चल जाकर काम पर लग जा। इसके बाद सुनील चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड से मजदूरों के शरीर एकड़ रहे थे, लेकिन सब काम पर लगे हुए थे। इस प्रकार सुबह से शाम तक सुनील ने काम में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास खड़े दूसरे मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे सुनील भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं, माँ भी बहुत बीमार है, ऊपर से ये ठंड का कहर। माँ रात भर ठंड से कपती है, उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। सोच रहा हूँ आज मालिक से थोड़े पैसे मांगू, शायद दे दे।
मालिक का दिल पत्थर का है सुनील, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। सुनील कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है और माँ भी ठंड से कांप रही है। उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। थोड़ा बहुत ही दे दीजिए मालिक। मालिक गुस्से में तिरछी नजर से सुनील को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, इतनी जल्दी जल्दी पैसे देते रहूं क्या? तुम सब गरीबों का हर दूसरे दिन यही रोना होता। जा अगले हफ्ते आना। मालिक, बस थोड़े बहुत दे दीजिए, नहीं तो माँ ये ठंड भी नहीं निकल पाएगी। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। अब जा, काम बंद हो गया। सुनील चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। सुनील मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा? दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर सुनील घर की ओर चल रहा था। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब यह बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन माँ अकेली है, यह सोच उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। किसी तरह सुनील अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर माँ ठंड से कांप रही थी। बेटा कहाँ रह गया था तू? बेटा तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लकड़ियां जलाता हूं। तू भी तो ठंड से कांप रही है। सुनील जल्दी से लकड़ियां जलाता है और माँ के पास ही बैठ जाता है। माँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे भूख लगी होगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन तुझे भूख जरूर लगी होगी। सारा दिन मजदूरी करके आया है और खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं माँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है। दोनों माँ बेटा रसोई के खाली डब्बों से वाकिफ थे, इसलिए चुपचाप खाली पेट सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुनील की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सुनील, ओ सुनील। बाहर कौन चिल्ला रहा है? सुनील तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलता है। जमींदार साहब, आप यहां। मैं अभी काम पर आ ही रहा था। सुनील, तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूं। सुनील, दरअसल मेरा यहां का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। और ये घनश्याम जी हैं, इस गांव के नए जमींदार, और ये जमीन जिस पर तुमने ये झोपड़ी बना रखी है, इसे भी मैंने इनको ही बेच दिया है। इसीलिए तुझे ये जगह खाली करनी होगी। ये सुनते ही सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप क्या बोल रहे साहब? आपको पता है मेरी माँ कितनी बीमार है। भला इतनी सर्दी में मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मुंह गरीब पर थोड़ी तो रहम कीजिए। सुनील, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो बात करनी है इनसे करो। ठीक है घनश्याम जी, मैं चलता हूं। साहब, आप तो मेरी मजबूरी समझिए। देखो भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मुझे इस जमीन पर कारखाना लगवाना है और आज से ही काम शुरू करना है। इसलिए तुम्हें अभी इस झोपड़ी को खाली करनी होगी। हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जब कारखाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे उसमें काम जरूर दूंगा। सुनील उस आदमी के सामने बहुत हाथ जोड़ता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लखन, मैं जा रहा हूं, तू झोपड़ी खाली करवा के आना। सुनील अब पूरी तरह से टूट जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि अब वो माँ को लेकर कहाँ जाएगा। वह झोपड़ी के अंदर जाता है तो माँ को देख चौंक जाता है। माँ अपना कुछ सामान लेकर तैयार थीं। माँ, कुछ मत बोल बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चल बेटा, देखते हैं ये ईश्वर हमारी और कितनी परीक्षाएं लेता है। दोनों माँ बेटा अपना जरूरी सामान लेते हैं और झोपड़ी से निकल जाते हैं। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को लेकर कहाँ जाए, और वो माँ से बोलता है, माँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ठंड में तुझे लेकर कहाँ जाऊं। बेटा, तू परेशान मत हो। ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे का सफर भी वही तय करेगा। माँ चल, हरीश के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। दोनों माँ बेटा बड़ी उम्मीद के साथ हरीश के घर की ओर जाते हैं। तभी हरीश रास्ते में ही मिल जाता है। अरे सुनील, तू यहाँ वो भी माँ को लेके? तूने तो बताया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर इतनी ठंड में तू इन्हें लेकर कहाँ जा रहा? अरे हरीश, तुम्हें क्या बताऊं भाई, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर ही मदद की उम्मीद में जा रहा था। ऐसा क्या हो गया भाई? दरअसल हरीश, तुझे तो पता है कि हम जमींदार जी के जमीन पर झोपड़ी बना के रहते थे, और आज सुबह जमींदार साहब ने हमें झोपड़ी से निकल दिया है। सुनील हरीश को सारी बात बताता है। भाई अब तू हम पर दया कर और अपने घर में 2-4 दिन के लिए पनाह दे दे। हरीश थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल। सुनील, मुझे तुझ पर पूरी हमदर्दी है, लेकिन तू जानता है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही कमरा का घर है और उसी में हम 5 लोग रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे। भला मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मुझे माफ कर दे भाई। सुनील कुछ बोलता, उससे पहले माँ बोल पड़ती है। हरीश बेटा, तू माफी मत मांग। बेटा, हम समझ रहे तेरी मजबूरी। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। दोनों माँ बेटा गांव के चौपाल पर बैठ जाते हैं। शाम ढलने को आ गई थी और ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। दोनों रात के भूखे ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चल रामू काका के घर चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। बेटा, हम जानते हैं कि इस ठंड में सबका खुद का गुजारा करना मुश्किल है, तो भला वो लोग हमें कहाँ जगह देंगे? हम सबसे मदद मांगकर उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते। माँ तू ठीक बोल रही, लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे, तभी वहाँ गांव के सत्याजी आ जाते हैं। अरे सुनील, इतनी ठंड में माँ को लेकर यहाँ क्यों बैठा है? क्या बताऊं, काका रहने का कोई ठिकाना नहीं है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं। सुन, सारी बातें बाद में बताना, पहले माँ को लेकर मेरे घर चल। सच में काका, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे पगले, इसमें परेशानी कैसी? हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सत्याजी दोनों माँ बेटा को लेकर अपने घर पहुँचते हैं। राधा बेटी, जरा लकड़ियां जला और कुछ गर्मा गर्म खाने को भी ला। राधा तुरंत लकड़ियां जलती और दोनों माँ बेटा पेट भरकर खाना खाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद सुनील काका को सारी बात बताता है। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मदद न करते तो पता नहीं इस ठंड में हमारा क्या होता। बेटा, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन तू कभी हार नहीं मानना और आराम से यहाँ रहे। भाई साहब, ये बिटिया कौन है? आपका तो सिर्फ एक बेटा है ना, जो शहर में रहता है। बहन जी, ये राधा है मेरी बहन की बेटी, और अब इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद ये मेरे पास ही रहती हैं, और अब यह मेरी जिम्मेदारी है बस एक बार इसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं। राधा बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखती है। इधर सुनील भी गांव में छोटा मोटा काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं
और एक दिन सत्या जी सुनील की माँ से बोलते हैं, बहन जी, राधा को आपसे एक माँ का प्यार पाकर देख बहुत खुशी होती है। भाई साहब, सच कहूँ तो मुझे बिटिया के साथ बहुत खुशी होती है। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। बहन जी, कई दिनों से मन में एक बात चल रही, आप बुरा ना माने तो बोलूं। हाँ हाँ भाई, जरूर बोलिए। मैं राधा का ब्याह सुनील के साथ करना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी दिल की बात बोल दी। मैंने तो जब से राधा को देखा है तब से ही इसे बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाई। बहन, सुनील एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का है, और मुझे अपनी राधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। रही बात धन दौलत की, तो बस अभी सुनील की किस्मत उसके साथ नहीं, लेकिन जल्दी ही उसके भी अच्छे दिन आएंगे। आप घबराओ नहीं। दोनों सुनील और राधा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन ही मंदिर में उनका ब्याह करवा देते हैं। सुनील बेटा, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं बेटा। काका, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहता हूं बेटा, बस तुम सब मेरे साथ चलो। बेटा, आज से ये घर और ये सारे खेत तुम्हारा हुआ। काका, ये आप क्या बोल रहे, और ये किसका घर है? भाई साहब, आप ये सब हमें देकर शर्मिंदा न करें। माना कि इतना सब कुछ हम राधा को नहीं दे पाएंगे, पर आप सुनील पर भरोसा रखिए कि ये राधा को एक अच्छी जिंदगी देगा। बहन जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। दरअसल ये घर और ये सारे खेत मेरी बहन के हैं, जो अब राधा के नाम है, और अब ये सब कुछ सुनील का हुआ। ये सब तो मेरे पास सिर्फ मेरी बहन के अमानत के तौर पर थे, और मैंने ये सब कुछ पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ दौलत की लालच में कोई राधा से ब्याह न करे। सुनील बेटा, मुझे यकीन है कि तुम अब इन सब का अच्छे से ख्याल रखोगे। भाई साहब, मेरे बेटे को राधा के रूप में लक्ष्मी दी है। सच में आपने तो मेरे बेटे की किस्मत ही बदल दी। बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। हम सब तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मामा जी, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तो सबसे पहले गंगा नहाने जाऊंगा, फिर कुछ दिन बेटे के पास जाऊंगा। वो भी कितने दिनों से बुला रहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ जब झोपड़ी से निकाल दिए गए थे तो भगवान पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है।